Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, RN Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि किस तरह से इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का हमारी से मतलब है प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर क्या रोल होता है। और मैंने आपको अभी तक 5 सेशंस में 5 लेक्चर्स में आपके सिलेबस के हिसाब से, है ना, क्योंकि हम इन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने बहुत आपके सिलेबस के हिसाब से मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये इनका इतना वास्ट रोल है, इतना बड़ा रोल है कि हम अपने लाइफ की हम एक एक मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, चाहे वो डाइजेशन हो, नंबर ऑफ एंजाइम्स, मेटलो एंजाइम्स, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इन तत्वों का हमारे जीवन में होता है। बच्चों, आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन मेटल्स। देखिए बच्चों, एल्कली मेटल्स हैं फर्स्ट ग्रुप मेटल्स, दैट इज फर्स्ट ग्रुप बच्चों होता है HLiNaKRbCsFr, एंड सेकेंड ग्रुप एल्कली मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप मेटल्स जैसे मैंने बताया आपको HLiNaKRbCsFr। ओके, नाउ alkaline metals, these are the second group metals in the periodic table, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, right? यहां पर हम एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बच्चों देखिए, इनमें जो मेन रोल होता है वो होता है फर्स्ट ग्रुप में सोडियम एंड पोटेशियम का, और सेकंड ग्रुप में होता है बच्चों कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का। इनका मेन रोल होता है। हम यहां पर इनका किस तरह से जैविक क्रियाओं में एल्कली एंड एल्कलाइन, इसे हम कहते हैं क्षारीय एवं क्षारीय मृदा धातुएं, हिंदी में कहते हैं बच्चों, दीज आर द एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। इनका क्या एक्टिविटी, इनकी क्या किस तरह का इनका फंक्शनिंग में पार्ट होता है। देखिए बच्चों, यहां पर क्षार धातु सोडियम एंड पोटेशियम, बच्चों फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, यहां पर सोडियम एंड पोटेशियम आयन एवं क्षारीय मृदा धातु, दीज आर द एल्कलाइन। ये बच्चों होती है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। बच्चों फर्स्ट ग्रुप मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट Na+K+, हमें पता है ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से सेकंड ग्रुप मेटल्स, दैट इज मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, दिस इज द +2। बच्चों इन आयनों का जीवन में अत्यधिक महत्व है। बट ये जो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी हमारी सेल की सारी एक्टिविटी वो इन 4 आयंस के ऊपर बेस्ड होती है, राइट? हमारी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें जो सेल की एक्टिविटी होती है, सेल में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, वो सारा का सारा इस पर बेस्ड है। बच्चों यहां पर हम अगर इसे रासायनिक रूप से देखें तो केमिकल फॉर्म में सोडियम पोटेशियम एवं मैग्नीशियम कैल्शियम ये पर एक जैसे लगते हैं हमें। हम बात कर रहे हैं कि एक फर्स्ट ए ग्रुप में है, इट्स नॉट ए हो गया, ओल्ड 20 साल पुरानी बात हो गई। अब ये है फर्स्ट ग्रुप, और फर्स्ट ग्रुप का मतलब हुआ सोडियम एंड पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम ये बिल्कुल समान लगते हैं, इसी प्रकार मैग्नीशियम और कैल्शियम ये भी बिल्कुल समान लगते हैं, लेकिन इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब बच्चों देखिए, यहां पर मैंने इसको रेड से लिखा है, ये आपको अंडरलाइन करना है कि सोडियम एंड कैल्शियम
ये दोनों आयन कोशिकाओं के बाहर के जीव द्रव्य में, दिस इज द प्रोटोप्लाज्म, जो कोशिकाओं के बाहर जीव द्रव्य होता है ये उसमें होते हैं, जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम ये आयन कोशिकाओं के अंदर के जीव द्रव्य में सांद्रित होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अब देखिए मैंने इसको इसके आगे कि किस तरह से जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल लिपिड्स की, या हम इसको हम कहें कि सेल वॉल फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है, राइट। और इस फॉस्फोलिपिड्स की सेल वॉल के अंदर इन ट्रेस एलिमेंट्स का अंदर बाहर जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है ना। अब जब ये कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड होता है तो फिर इनका अंदर बाहर मूवमेंट किस तरह से होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बच्चों देखिए मैंने इसको बताया कि किस तरह से जो सेल वॉल होती है एक रिवॉल्विंग डोर, घूमने वाले दरवाजे की तरह काम करती है। नाउ इट्स ए इंटरेस्टिंग फीचर, हम देखते हैं इसको कैसे होता है। देखो बेटा, कोशिकाएं लगभग 70 एंगस्ट्रॉम मोटी सेल मेम्ब्रेन द्वारा ढकी हुई होती हैं। हम देखते हैं कोशिका सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऑर्गेनेलीज, लाइक मैं एक दो एग्जांपल बताऊंगा, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अदर्स। अंदर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियोलस, राइट। बच्चों देखिए मुझे 35 साल हो गए, 35 ईयर्स बायोलॉजी वाला पार्ट पढ़े हुए, तो मैं आपको जितना हो सकता है बताने की कोशिश कर रहा हूं। हम यहां पर इन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का रोल देख रहे हैं कि क्या रोल है हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के अंदर। तो बच्चों यहां पर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो 70 एंगस्ट्रॉम थिकर मोटी सेल वॉल हमारी होती है। अब बच्चों ये सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी दोहरी परत, ये सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, और ये होते हैं बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स। ये सेल मेम्ब्रेन जो प्रोटीन्स की बनी हुई होती है ये फॉस्फोलिपिड से सेपरेट होती है। बच्चों यहां पर इन लिपिड्स में से आयन तब तक पास नहीं हो सकते जब तक इनका, दिस इज द इनकैप्सुलेशन। बच्चों ये एक टेक्निकल टर्म है बायोलॉजी की, तो जब तक इनका इनकैप्सुलेशन नहीं हो, राइट। बच्चों इस प्रकार इसको कहते हैं रीमॉडिफिकेशन। जो आयंस हैं ये इस प्रोटीन की लेयर में से नहीं निकल सकते, कब तक? जब तक इनका इनकैप्सुलेशन, बच्चों दिस इज द रीमॉडिफिकेशन इनका होता है। जो सेल वॉल्स होती हैं इस प्रकार से कोशिकाओं को घेरे हुए आयन कोशिका भित्ति की एक कार्बनिक लिपिड विलयशील सतह बनाते हैं। यानी सेल वॉल के अंदर और सेल वॉल के बाहर एक लिपिड सॉल्युबल लेयर बनती है। वो क्या होती है इसको हम आगे देखते हैं। बच्चों देखिए, अधिकांश जंतु कोशिकाओं के भीतर, हम सेल के अंदर की बात कर रहे हैं, सेल के अंदर क्या है? पोटेशियम। देखो बेटा, सेल के भीतर, सेल के अंदर क्या है? पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। और सेल के बाहर क्या है? बाहर का जो है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, बाहर वाले में क्या है? सोडियम एंड कैल्शियम। हम बात करते हैं कि एनिमल सेल्स में अंदर K+ आयनों की सांद्रता लगभग इतनी होती है, दिस इज 0.15। मैं आपको मोटा मोटा इसको समझाऊंगा क्योंकि ये एक फिजियोलॉजी पार्ट है जूलॉजी का, राइट। एनिमल कार्य, इसे कहते हैं जंतु कार्य की, एनिमल फिजियोलॉजी का एक पार्ट है। तो बच्चों यहां पर एनिमल सेल में K+ आयनों की सांद्रता लगभग 0.15 m होती है, जबकि कोशिकाओं के बाहर इसकी सांद्रता इतनी कम होती है, दिस इज 0.004 m, राइट। दिस इज इस प्रकार Na+ आयनों की सांद्रता कोशिकाओं के भीतर बहुत कम होती है, राइट। और कोशिकाओं के बाहर इनकी सांद्रता 0.15 m होती है। उल्टा हो रहा है। सोडियम का यहां पर क्या हो रहा है? पोटेशियम का क्या हो रहा है? पोटेशियम की अंदर
पोटेशियम की सांद्रता अंदर तो ज़्यादा होती है और बाहर कम होती है। इसी तरह से हम जब सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम की सांद्रता बच्चों बाहर की तरफ तो होती है इतनी, यहां पर सोडियम आयनों की सांद्रता भीतर होती है बच्चों इतनी, और इन कोशिकाओं के बाहर इनकी सांद्रता होती है 0.15, यानी इसका उल्टा हो गया। अब बच्चा सांद्रताओं के यहां पर जो कंसंट्रेशन है इसके इस अंतर को मेंटेन करने के लिए इन कोशिकाओं में एक सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं बच्चों, देखिए मैंने आपको बताया है सोडियम एंड कैल्शियम ये आयन होते हैं बाहर की तरफ, और पोटेशियम एंड मैग्नीशियम ये बच्चों होते हैं अंदर की तरफ सेल के, राइट। हम यहां पर क्या देखते हैं कि जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर पोटेशियम की सांद्रता इतनी, जबकि इसके सेल के बाहर पोटेशियम की सांद्रता इतनी, राइट, बहुत कम। पोटेशियम की सांद्रता सेल के भीतर होती है 0.15 एंगस्ट्रॉम, सॉरी एम, राइट, और यहां पर सेल के बाहर की तरफ होती है 0.004 एम। बच्चों इसी प्रकार से हमने देखा कि सोडियम की सांद्रता कोशिकाओं के भीतर कम होती है, पोटेशियम की सांद्रता ज्यादा होती है कोशिकाओं के भीतर, और कोशिकाओं के बाहर की ओर सोडियम की सांद्रता कितनी है 0.15 एम, यानी उल्टा हो रहा है। पोटेशियम का पोटेशियम का और सोडियम का यहां पर उल्टा हो रहा है, दोनों की सांद्रता एक की अंदर ज्यादा है दूसरे की अंदर कम है, पहले की बाहर कम है तो पहले वाले की बाहर ज्यादा है, एग्जैक्टली सोडियम एंड पोटेशियम। तो यहां पर होता क्या है बच्चों कि ये जो कंसंट्रेशन होती है इन आयंस की प्रोटोप्लाज्म के अंदर, इस कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए कोशिकाओं में सोडियम पंप कार्य करता है। बच्चों आयनों के परिवहन के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है। देखो क्या है, कुल मिलाकर के हम क्या देखते हैं कि सोडियम और पोटेशियम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के अंदर, और उसमें होता क्या है, जैसा हमने देखा कि एक की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है तो उसकी बाहर कम है कोशिका के, इसी तरह से दूसरे की बाहर ज्यादा है तो अंदर कम है। अब यहां पर इन आयनों का जो प्रोसेस होता है उसके लिए एनर्जी हमें चाहिए, तो हमें पता है कि हमारी बॉडी में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी देता है और इट कन्वर्ट्स इन द एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। मैं बायोलॉजी की ज़्यादा बात नहीं करूंगा बच्चों, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये जो प्रोसेस चल रहा है, जो बायोलॉजिकल रोल है, इसमें ऑब्वियसली एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये एनर्जी आती कहां से? ये एनर्जी आती है एटीपी से। बच्चों यहां पर आगे हम बात करते हैं कि कोशिकाओं के भीतर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस एवं कुछ एंजाइम्स की सक्रियता के लिए K+ आयनों की आवश्यकता पड़ती है। देखो क्या है, सेल के अंदर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म इज द रेस्पिरेशन, है ना, और प्रोटीन सिंथेसिस सेल के अंदर होता है ना, अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं और प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म एज वेल एज प्रोटीन सिंथेसिस। तो बच्चों यहां पर कुछ एंजाइम की एक्टिविटीज के लिए ये पोटेशियम इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब देखिए आपकी कितना इंपॉर्टेंट है कि इन सब एक्टिविटीज के लिए, ये मैंने आपको कुछ एक्टिविटीज बताई हैं, रोल ऑफ पोटेशियम। तो इसके लिए पोटेशियम की आयनों की आवश्यकता यहां पर सेल के अंदर पड़ती है। अब बच्चों देखिए, ग्लूकोज एवं अमीनो एसिड्स कोशिकाओं में परिवहन जो होता है वो सोडियम आयनों के साथ युग्मन से होता है। इट्स वेरी नाउ अब हम देखते क्या है कि यहां पर परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन जो होती है ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स की, बच्चों ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कहां पर होना है? सेल के अंदर होना है, राइट। और इसके मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरत किसकी है? पोटेशियम की जरूरत है। प्रोटीन का सिंथेसिस सेल के अंदर होना है, और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए किसकी जरूरत है? पोटेशियम की जरूरत है। इसी तरह से नंबर ऑफ एंजाइम्स, मैंने पहले भी आपको बताया है पहले के लेक्चर्स के अंदर, इसके अंदर इसकी इन एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए पोटेशियम की जरूरत होती है। लेकिन
यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स जो कि रॉ मटेरियल है, जो कि कोशिका के अंदर ये सारा प्रोसेस चल रहा है हमारा, राइट, तो इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके साथ होता है? सोडियम के साथ होता है। तो हम इसको एक तरह से कह सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ना, हम एक सिक्के के दो, हेड एंड टेल। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि इस प्रकार कोशिकाओं के भीतर गए सोडियम आयन पंप द्वारा बाहर निकलते हैं। अब ये पंप क्या होता है? क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं कि यहां पर फास्फोलिपिड्स की बनी हुई, और ये सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, इसके अंदर ये एलिमेंट्स पास नहीं हो सकते। तो बच्चों यहां पर हम इसको समझाते हैं कि किस तरह से सोडियम आयन पंप द्वारा बाहर निकलते हैं सेल में से। बच्चों यहां पर सेल मेम्ब्रेन के एंजाइम, और ये सेल मेम्ब्रेन का एंजाइम कौन सा है? सोडियम पोटेशियम इसे कहते हैं एटीपेस, इसका नाम है बच्चों सोडियम पोटेशियम एटीपेस। बट बेसिकली एटीपेस क्या है? इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, या तो सोडियम पोटेशियम इसको लिखा हुआ है इस एंजाइम का नाम। तो सेल मेम्ब्रेन के एंजाइम सोडियम पोटेशियम एटीपेस सोडियम पोटेशियम पंप के रूप में कार्य करते हैं, राइट। अब ये पंप का, इसको मैं आपको आगे इसको एक्सप्लेन करता हूं कि जब सेल मेम्ब्रेन के बाहर की सतह पर पोटेशियम एवं सेल के भीतर की सतह पर सोडियम आयन पूरी रूप से इसके अंदर चिपक जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कंसंट्रेशन, मेम्ब्रेन के ऊपर यहां पर बाहर की तरफ तो होता है, बाहर की सतह पर पोटेशियम और सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ सोडियम, ये आयन पूरी तरह से सेल मेम्ब्रेन के ऊपर चिपक जाते हैं या बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो बच्चों इसमें स्वरूपीय परिवर्तन होता है, कॉन्फॉर्मेशनल स्वरूपीय, इसके अंदर परिवर्तन किस तरह से होता है कि जिसमें बाहर के स्थान भीतर की ओर और भीतर के स्थान बाहर की ओर हो जाते हैं, राइट। इट इज ए सेल मेम्ब्रेन में पलटी मारना जिसे कहते हैं एक तरह से, है ना। और इस प्रकार सारे K+ आयन अंदर की ओर मुक्त हो जाते हैं एवं Na+ आयन बाहर की ओर मुक्त हो जाते हैं। तो बच्चों देखिए कैसा एक टिपिकल ट्रांसपोर्टेशन है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके नहीं जा रहे हैं। यहां पर जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें सेल मेम्ब्रेन में बाहर की ओर तो पोटेशियम आयन चिपक गए और यहां पर सेल मेम्ब्रेन में भीतर की तरफ सोडियम आयन, और उसके बाद क्या होता है इसके अंदर एक तरह से यहां पर इज द कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन द सेल मेम्ब्रेन, स्वरूपीय परिवर्तन होता है जिससे बाहर के स्थान भीतर की ओर और भीतर के स्थान बाहर की ओर हो जाते हैं। इस प्रकार सारे पोटेशियम आयन अंदर की ओर मुक्त हो जाते हैं और सोडियम आयन बाहर की ओर मुक्त हो जाते हैं। बच्चों यहां पर सोडियम व पोटेशियम के परिवहन के लिए, जैसे हम एक डोर होता है, रिवॉल्विंग डोर होता है, उस तरह से ये सेल मेम्ब्रेन यहां पर काम करती है। तो बच्चों मैंने आपको बताया आज के लेक्चर के अंदर कि किस तरह से यहां पर एल्कली मेटल का, सोडियम एंड पोटेशियम का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। और आप देखिए यहां पर हमने देखा कि यहां पर देखिए बेटा ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस और एंजाइम्स की एक्टिविटी, ये बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। इसके बिना जीवन की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। और यहां पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या जरूरी है? सोडियम। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कब होगा? जब ग्लूकोज सेल के अंदर होगा। और अमीनो एसिड से क्या बनेगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, नंबर ऑफ एंजाइम्स अंदर एक्टिवेट होंगे। तो इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या जरूरी है? इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए सोडियम जरूरी है। तो बच्चों मैंने आपको आज के सेशन में एल्कली मेटल्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, और एल्कलाइन मेटल्स वो दीज आर द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इनके बारे में मैं पार्ट 7 में डिस्कस करूंगा। तो बच्चों दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।